हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इंडियन पॉलिटी के रिवीजन में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को देखने जा रहे हैं। इसके पहले इंडियन पॉलिटी का बहुत सारे टॉपिक का वीडियो यहाँ पे बनाया जा चुका है, तो यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जान लेते हैं। जैसे अमेंडमेंट जो है, कहीं कहीं संविधान जो होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है ना, उसको अमेंड आसानी से किया जा सकता है। किसी किसी कंट्री का संविधान काफ़ी रिजिड होता है, जैसे अमेरिका का संविधान काफ़ी रिजिड है। यहाँ पे लगभग 300 साल में मुश्किल से उसमें 10-12 संशोधन ऐसे कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का जो संविधान है ये फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों माना जाता है ना। आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो हमारा संविधान में जो है मेंशन कहाँ किया गया है, तो आर्टिकल 368 में मेंशन किया है कॉन्स्टिट्यूशनल को अमेंडमेंट करने का पावर। मतलब कि पार्लियामेंट जो है, इंडियन पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है अमेंडमेंट करने का, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया गया है आर्टिकल 368 के तहत पार्ट 20 में। कौन से पार्ट में? तो पार्ट 20 में। पार्ट 20 में हमारे संविधान में 25 पार्ट है, तो उसमें से 20वां पार्ट में आर्टिकल 368 है, जिसमें ये बताया गया है कि गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट कैसे कैसे कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे कुछ अभी तक जो है 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं अभी तक, यानी कि आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 24 मई 2020 को। तो 24 मई 2020 तक संविधान लागू होने के डेट से, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे सारे अमेंडमेंट को नहीं पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिकांशतः एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अमेंडमेंट दो तरीके से होता है। एक तो होता है बाय स्पेशल मेजोरिटी। उसमें क्या होता है कि लोकसभा में जितने प्रेजेंट हैं उसके 2/3 और जितना उसका स्ट्रेंथ है उसका हाफ चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक है। प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं उसका 2/3 होना चाहिए, और टोटल जितना उसका सीट है उसका हाफ होना चाहिए, ठीक है। ये लोकसभा में। फिर राज्यसभा में यही चीज़ दोहराना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के तहत। उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिलता है, तो उस तरह से अमेंडमेंट एक्ट वो बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया सिंपल प्रोसेस, इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। दूसरा होता है कि स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ स्टेट, ठीक है। अभी जैसे 28 स्टेट हैं तो हाफ इंटू 28 यानी कि 15 स्टेट, लगभग 14 स्टेट आ रहा है, तो एक ज़्यादा हो जाना चाहिए। तो 15 स्टेट को उसको रेटिफाई करना पड़ता है। तो स्टेट जो रेटिफाई करते हैं वो सिंपल मेजोरिटी से करते हैं, मतलब कि हाफ है, ठीक है, जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसके हाफ से। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट एक्ट, जैसे बहुत सारा अमेंडमेंट जो 2/3 से पास होता है लोकसभा राज्यसभा में और प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। कुछ अमेंडमेंट में क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस किया जाता है, वो स्टेट पहले 2/3 से पास होता है, उसके बाद जो है वो स्टेट के द्वारा रेटिफाई किया जाता है। तो अभी जैसे 28 स्टेट है तो 15 स्टेट के द्वारा रेटिफाई करना पड़ेगा। ये जो रेटिफिकेशन होता है वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से होता है, कहने मतलब कि हाफ वोटिंग उसमें चाहिए, 2/3 वहाँ पे नहीं चाहिए स्टेट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते तो जैसे कि आखिर किस में चाहिए, जो है स्टेट का रेटिफिकेशन कौन से अमेंडमेंट में चाहिए, कौन तय करता है इसको? तो जिसमें जो है इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को कुछ चेंज करना हो, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं जीएसटी, तो जीएसटी क्या है, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेट और सेंट्रल के टैक्स को सबमर्ज किया जा रहा है, मतलब सेंटर और स्टेट का रिलेशन का इसमें प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो जीएसटी के लिए रेटिफिकेशन लाया गया था स्टेट के द्वारा। मान लीजिए कि इन फ्यूचर प्रेसिडेंट का जो वोट इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, उसमें चेंज किया जाए, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के प्रोसेस में चेंज किया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट का। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है स्टेट भी वोट करते हैं। इससे क्या होगा कि इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तो वहाँ पे 2/3 तो चाहिए ही संसद के द्वारा, प्लस हाफ भी चाहिए, रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो हम लोग वही बात यहाँ पे लिखा है कि फर्स्ट टाइप इंक्लूड अमेंडमेंट डेट कैन बी इफेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ऐसा अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इफेक्ट किया जा सकता है और स्पेशल मेजोरिटी के तहत। दूसरा क्या होता है, जिसमें जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए उसके अलावा रेटिफिकेशन एटलीस्ट 1 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी है। तो सबसे हम लोग यहाँ पे सारे अमेंडमेंट को डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि इस लिस्ट में सारे अमेंडमेंट को बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करें। तो आइए सबसे पहले चालू करते हैं कि पहला अमेंडमेंट एक्ट, आखिर पहला अमेंडमेंट कब हुआ था। तो 10 मई 1951 को पहला अमेंडमेंट हुआ था, और इसमें क्या क्या लाया गया था जो पहले देखिए। तो इसमें था कि एडेड स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास और फॉर SC एंड ST। तो SC ST के लिए या फिर बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन लाया जा सकता है, पहला अमेंडमेंट एक्ट में शामिल किया गया। उसके बाद क्या किया गया, इसमें जमींदारी को एबोलिश किया गया, ठीक है, टू फुली सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जमींदारी एबोलिशन लॉ एंड प्लेस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, जो आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाया जा सकता है, और जमींदारी एबोलिशन के लिए इसमें कानून बनाया गया। इसके अलावा इसमें 9 शेड्यूल ऐड किया गया। आपको पता होगा कि पहले संविधान में 8 ही शेड्यूल थे,
अब 12 शेड्यूल है। तो जो 9th शेड्यूल था, 8 तो ओरिजिनल में था ही, 9वां शेड्यूल पहले अमेंडमेंट एक्ट से आया था। ठीक है, तो याद रखिए कि 9वां शेड्यूल जब पहले अमेंडमेंट एक्ट से आया था, पहला अमेंडमेंट में क्या क्या हुआ, तो SC ST और बैकवर्ड क्लास के लिए स्पेशल प्रोविजन सरकार बना सकते, इस बात को संविधान में लिखा गया। दूसरा, जमींदारी लॉ को एबोलिश किया गया, जमींदारी सिस्टम जो था उसको बंद किया गया। और तीसरा क्या है, तो शेड्यूल 9 को ऐड किया गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद जो एग्जाम है, हम लोग यहाँ पे उसी कॉन्स्टिट्यूशन को देखने जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है अधिकांशतः। तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में आया था। इसके तहत स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था। आप लोग पढ़ेंगे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया था। पहले स्टेट को 4 कैटेगरी में बांटा जाता था, ABCD स्टेट। ठीक है, तो अब जो है ABCD वाले सिस्टम को हटा दिया गया और लैंग्वेज के बेसिस पे, ठीक है, लिंग्विस्टिक लाइन्स पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया और यूनियन टेरिटरी को रीऑर्गेनाइज किया गया। तो ये किया गया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये किया गया था 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो याद रखिएगा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। नेक्स्ट है 8th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे क्या क्या किया गया था, तो जैसे देखिए संविधान में लिखा गया था कि 10 साल तक SC ST को रिजर्वेशन मिलेगा, कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, लोकसभा और स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे 10 साल तक रिजर्वेशन मिलेगा। तो 1950 में संविधान लागू हुआ, तो 1960 में 10 साल वो सेशन एक्सपायर होने वाला था। तो एक 8वां अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। आप ये वाला नोट कीजिएगा, इसको वीडियो को देखने का मेन इफेक्टिव मेथड कैसे आप कर सकते हैं, ज़्यादा यूज कैसे कर सकते हैं इस वीडियो का। एक कॉपी पेन लेकर के जो हम बोलते जा रहे हैं, मतलब जो भी आर्टिकल हम बोलते जा रहे हैं यहाँ पे अमेंडमेंट वाला, उसको आप नोट करते जाइए कि इसमें क्या प्रोविज़न था। ठीक है, तो आप इसको तो जरूर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रोविज़न है, जहाँ भी ये वाला सिस्टम आता है कि 10 साल के लिए बढ़ाया गया, इस बार के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी भी 104th जो अमेंडमेंट एक्ट आया है इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि 104th के अलावा और कब कब बढ़ाया गया था, या कौन कौन अमेंडमेंट एक्ट उससे रिलेटेड है। तो 8वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया, जो 1960 तक रिजर्वेशन था उसको 1970 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, मतलब 10 साल और बढ़ा दिया गया। तो यहाँ पे लिखा गया है किसको किसको, तो यहाँ भी देखिएगा SC को बढ़ाया गया, ST को बढ़ाया गया और एंग्लो इंडियन को बढ़ाया गया। ठीक है, SC ST और एंग्लो इंडियन को दिया गया रिजर्वेशन 10 साल के लिए, और किसमें, तो लोकसभा में और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट की विधानसभा में। नेक्स्ट यहाँ पे 9th अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है, तो यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट था पाकिस्तान के साथ कुछ पंजाब के वाले एरिया में। ठीक है, पंजाब वाले एरिया में कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट था, बॉर्डर विलेज, मतलब कुछ विलेज को आदान प्रदान करना था, कुछ देना था और कुछ विलेज को लेना था। तो उसके लिए 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट लाया गया। ठीक है, तो 9th शेड्यूल में अमेंडमेंट लाया गया। तो 9th अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे लिखा गया। 9th अमेंडमेंट एक्ट पाकिस्तान के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए लाया गया। 10th अमेंडमेंट एक्ट क्या था, तो दादर नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाने के लिए 10th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। 10th अमेंडमेंट एक्ट किस लिए लाया गया था, तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ दादर नगर हवेली एज यूनियन टेरिटरी। ठीक है, पुर्तगाल से एक्विजिशन करके। 11th अमेंडमेंट एक्ट में क्या कहा गया था, तो वाइस प्रेसिडेंट का पहले जो इलेक्शन होता था वो ज्वाइंट सीटिंग में होता था। ज्वाइंट सीटिंग एक बैठाया जाता था लोकसभा राज्यसभा का, और ज्वाइंट सीटिंग में जो है वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को चेंज किया गया। ज्वाइंट सीटिंग को प्रिसाइड कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। याद रखिएगा, ज्वाइंट सीटिंग का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का स्पीकर। यदि नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, यदि वो भी नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन, इस तरीके से। तो यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग करके पहले इलेक्शन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस चेंज किया गया, इलेक्टोरल कॉलेज लाया गया। अभी जो सिस्टम है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का, वो इस एक्ट के तहत चेंज करके लाया गया। तो 11th अमेंडमेंट एक्ट में वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो प्रोसेस था उसको चेंज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बारे में। उसके बाद फिर 12th अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, तो गोवा, दमन एंड दीव को यूनियन टेरिटरी के रूप में रखा गया, पुर्तगाल से एक्विजिशन करके। वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, दादर नगर एंड हवेली को किया गया था। यहाँ पे 10th अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, दादर नगर हवेली को किया गया था। यहाँ पे गोवा और दमन एंड दीव को किया गया। 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत यूनियन टेरिटरी बनाया गया। याद रखिएगा, स्टेट नहीं बनाया गया, गोवा को स्टेट नहीं बनाया गया, स्टेट के लिए अलग एक्ट लाया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। गोवा पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। 13th अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, 13वां में क्या है, तो नागालैंड को स्टेट बनाएगा और 371A एक प्रोविजन दिया गया। आर्टिकल 371 पे एक सेपरेटेड वीडियो इस चैनल पे है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आर्टिकल 371 के तहत जितने भी हैं ABCDEFG तक हैं, आई थिंक J तक हैं, इस तरीके से तो एक वीडियो उसमें बनाया गया है। तो आर्टिकल 371A को लाया गया, इसमें इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। जब भी कोई अमेंडमेंट करके लाया जाता है तो कैपिटल लेटर में लिख दिया जाता है, तो ये यहाँ पे कैपिटल लेटर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी कैपिटल दिखे समझिए अमेंडमेंट से आया है। तो 13th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन दिया गया कुछ, आर्टिकल 371A। उसके बाद 14th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, तो पौंडीचेरी और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, वहाँ पे जो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ पौंडीचेरी को इनकॉर्पोरेट किया गया, इंडिया में मिलाया गया पौंडीचेरी को। ठीक है, उसके अलावा
हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा, ये 4 जगह यूनियन लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर और गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया 14th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और पांडिचेरी को, जो अब पुडुचेरी नाम हो गया है, उसको इंडिया में शामिल किया गया। ठीक है, 15th अमेंडमेंट एक्ट क्या था, तो पहले जो लोग हाई कोर्ट के जो जज होते थे 60 ईयर पे रिटायर हो जाते थे, लेकिन अब कितने पे होते हैं, 62 पे होते थे। 60 से 62 बढ़ाने का जो एज था वो 15th अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो 65 ईयर पे रिटायर होते हैं और हाई कोर्ट के जज 62 पे रिटायर होते हैं। तो पहले 60 पे हुआ करते थे, इसी एज को बढ़ाया गया था 15th अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ। उसके बाद आते हैं हम लोग 21st अमेंडमेंट एक्ट में। 21st अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, तो सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज में ऐड किया गया था। 8th शेड्यूल में ओरिजिनली जो है 14 लैंग्वेज थे, लेकिन अभी उसमें 22 लैंग्वेज हैं। ठीक है, तो जो 15वां लैंग्वेज ऐड हुआ था वो सिंधी था। सिंधी को 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था, याद रखिएगा। तो इसको भी नोट करते जाइए कि कौन सा एक्ट के तहत जो है कौन सा लैंग्वेज ऐड किया गया। जैसे 21st आएगा, एक 71st आता है, एक 92 आता है, ये तीनों मिलाकर के 8 लैंग्वेज ऐड किया गया है। तो ये तीनों याद रखिएगा, 21st, 71 और 92, ये दोनों को जोड़ के 92 हो जाता है। 21 और 71 को जोड़कर 92, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं निमोनिक बना करके। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिंधी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। 22 जो 8th शेड्यूल है उसमें 15th लैंग्वेज के रूप में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 26th अमेंडमेंट एक्ट को देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, प्रीवी पर्स को हटाया गया था। प्रीवी पर्स क्या होता है, तो जैसे जब आज़ाद हुआ था देश तो उसमें बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मिलाया गया था। तो वहाँ के जो राजा थे वो बोले कि हमको कुछ चाहिए, है ना। जैसे अभी वहाँ के राजा हैं, सब सारा रूल रेगुलेशन वही तय करते हैं, लेकिन यदि उसको स्टेट मतलब उस प्रिंसली स्टेट को मिला दिया जाता है इंडिया में, तो क्या किया जाएगा, मतलब कि राजा का सारा पावर खत्म हो जाएगा और डेमोक्रेसी आ जाएगा, वहाँ पे इलेक्शन होगा, MP बनाए जाएंगे। ठीक है, तो इसके तहत तो मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि ठीक है आपको कुछ दिन के लिए पेंशन दिया जाएगा, प्रीवी पर्स दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी पेंशन को हम लोग प्रीवी पर्स बोलते हैं। तो 26th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1971 में। 26th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, इसके तहत प्रीवी पर्स को हटाया गया था। तो याद रखिएगा प्रीवी पर्स क्या होता है और प्रीवी पर्स कब हटाया गया था, इसके बारे में। इस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। 27th अमेंडमेंट एक्ट में क्या है, द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिजोरम इनटू अ यूनियन टेरिटरी। तो मिजोरम को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसमें लेजिस्लेचर होगा और मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 371C भी ऐड किया गया था। 371C 27th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 31st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या था, तो पहले पार्लियामेंट में 525 मेंबर हुआ करते थे, 525 मेंबर हुआ करते थे, अब 545 मेंबर किया गया। अभी जो हम लोग देखते हैं 543+2 है ना, अभी कितना है 543+2। तो 543 जो इलेक्शन से आते हैं, 2 जो है एंग्लो इंडियन से आते हैं। ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन से आते हैं इस तरीके से। तो 543+2 वाला जो सिस्टम था 31st अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। उसके पहले 525 मेंबर हुआ करते थे। इसमें एक काम और किया गया, तो ये बढ़ाया क्यों गया था, 20 बढ़ाया। तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ स्टेट बनाए गए थे। पहले नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा स्टेट नहीं था, सारा स्टेट असम से टूट करके बना वहाँ पे। तो उसको जो है 20 सीट देने के लिए जो है इस तरह से बढ़ाया गया था यहाँ पे। और डिलिमिटेशन कमीशन एक बैठाया था, डिलिमिटेशन कमीशन। इसका काम क्या होता है, संविधान में बताया गया है कि जब भी सेंसस होगा तो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया जाएगा। तभी तक हमारे देश में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। कब कब बैठा है, तो 51, 61, 71 और 2001। ठीक है, 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बैठा है। इसके बारे में भी हम पॉलिटिकल लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं। तो 1971 में जो सेंसस हुआ था, जब भी सेंसस होता था तो डिलिमिटेशन बैठता था। तो उसके तहत इसको मतलब कि डिलिमिटेशन का काम क्या होता है, तो लोकसभा और विधानसभा का जो असेंबली होता है उसका बाउंड्री को बताना कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब कि लोकसभा का बाउंड्री चेंज करना, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम डिलिमिटेशन के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ने जाएंगे। तो 1971 का जो डिलिमिटेशन का रिपोर्ट था उसके तहत ये बोल दिया गया। 31st अमेंडमेंट एक्ट एक बात और ऐड किया गया, 525 से 45 तो किया ही गया। ये बोला गया कि अभी से 25 साल तक, यानी कि 1971 से 25 साल, मतलब कि 2006 तक डिलिमिटेशन नहीं बैठेगा। ठीक है, 2006 के तक यही सीट रहेगा, 545 सीट ही रहेगा। ठीक है, कब तक, 1971 से 25 साल ऐड कर लीजिए, सॉरी 73 से 25 साल ऐड करिए, 25 साल तक के लिए किया गया था। तो जो आया था 73 में आया था, तो यानी कि 1998 तक, सॉरी 1998 तक जो है डिलिमिटेशन नहीं होगा। 1998 के बाद जो नया सेंसस आएगा, है ना, तो मतलब नया सेंसस कब आएगा, 98 के बाद, तो 2001 में। तो इनडायरेक्टली ऐसा बोला गया कि 98 के बाद जो सेंसस होगा उसके तहत डिलिमिटेशन बैठेगा। तो आप ये याद रखिए कि 31st अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है 1971 का डाटा यूज किया गया लोकसभा के बाउंड्री डिमार्केट करने के लिए, लोकसभा का बाउंड्री निर्धारण करने के लिए। और ये बोल दिया कि यहाँ से 25 साल, है ना, मतलब 73 से 25 साल जो है अब कोई डिलिमिटेशन नहीं होगा। ठीक है,
तो ये था इसके बारे में। आगे भी एक बार और अभी आएगा इसके तहत ये वाला जो अमेंडमेंट है, तो ये भी एक लिस्ट बना लीजिए 31st, और दूसरा एक एक्ट आएगा, वो दोनों को याद रखिए कि दिल्ली में बाउंड्री कहाँ, मतलब कि इस तरीके का प्रोविजन कहाँ पे बनाया गया, 25 साल तक कहाँ पे बढ़ाया गया है। 31st के बाद हम लोग 32 को देखते हैं। इसमें क्या किया गया, तो आर्टिकल 371 और 371D, 371D और ई, ठीक है, इसको ऐड किया गया। 371D और ई को ऐड किया गया। इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जो है कुछ स्पेशल प्रोविजन दिया गया, प्रोटेक्शन ऑफ रीजनल राइट्स इन तेलंगाना एंड आंध्र रीजन ऑफ स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आप तो सोच रहे होंगे कि 2014 में बना है, तेलंगाना जो है 2014 में बना है, 2014 में, तो यहाँ पे कैसे दे दिया गया, इसे तो 1974 की बात है। तो एक्चुअली उस रीजन को तेलंगाना हम लोग बोलते आते थे। जैसे अभी भी बहुत सारा स्टेट है, जैसे गुजरात में सौराष्ट्र स्टेट है, तो सौराष्ट्र अलग स्टेट नहीं है, लेकिन हम लोग एक रीजन को सौराष्ट्र बोलते हैं। उसे महाराष्ट्र में विदर्भ बोलते हैं, बिहार में मिथिला बोला जाता है एक रीजन को, है ना, यूपी में अवध बोला जाता है। तो हम लोग उस एरिया को ऐसे तेलंगाना बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है 35th अमेंडमेंट एक्ट है। इसके तहत क्या है, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के रूप में इंडिया में शामिल किया गया। 35वां अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया, तो सिक्किम को एसोसिएट स्टेट के रूप में इंडिया में शामिल किया गया 1 मार्च 1975 को, ठीक है। लेकिन बहुत जल्द ही 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम को पूरा स्टेट का एक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। सिक्किम को पूरा स्टेट का दर्जा दिया। इस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, और जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। तो सिक्किम को एक स्टेट का दर्जा दिया गया 36 अमेंडमेंट एक्ट में, और एसोसिएट स्टेट बनाया गया था 35 में, और स्टेट बनाया गया 36 में। तो 35 और 36 दोनों सिक्किम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है 37th अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली को बनाया गया। पहले अरुणाचल प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था, वहाँ विधानसभा नहीं था, तो अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा बनाया गया 37th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद हम लोग देते हैं 39th अमेंडमेंट एक्ट। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट है। इसके तहत इसका बैकग्राउंड क्या था हम यहाँ पे बता देते हैं। एक्चुअली उस समय इंदिरा गांधी जो थी वो इलाहाबाद से आई थिंक इलेक्शन लड़ी थी, लेकिन उनके इलेक्शन में कुछ फ्रॉड हुआ था। तो उनके जो अपोजिशन थे, लीडर थे राजनारायण, ठीक है, राजनारायण के द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो है इसको मतलब कि चैलेंज किया गया इनके इलेक्शन को, कि इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है। इलाहाबाद का हाईकोर्ट जो इस बात को माना कि हाँ इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है, और इंदिरा गांधी को एमपी बनने से रोक दिया गया। मतलब इंदिरा गांधी एमपी नहीं है, क्योंकि एमपी के इलेक्शन में तो फ्रॉड हुआ था, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। तो जब एमपी नहीं है तो फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकती है। लेकिन एक रूल था कि इंडिया में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर उसको लोकसभा या फिर राज्यसभा का मेंबरशिप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका सदस्यता तो चला गया, लेकिन प्रधानमंत्री बनी रही, क्योंकि वो बोले कि हम तो 6 महीने तक रह सकते हैं, 6 महीने के अंदर हम लोकसभा या राज्यसभा का हम लोग मेंबर बन जाएंगे फिर से। इंदिरा गांधी को ऐसा बोला गया। लेकिन विपक्ष का ये दबाव बन रहा था कि आपको मोरल ग्राउंड पे, है ना, एक नैतिकता के आधार पे जो है आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, कि प्रधानमंत्री खुद फ्रॉड की मतलब इलेक्शन के फ्रॉड में इस तरीके से है। तो उसके तहत उसके लिए फिर उस कोर्ट के ऑर्डर को मतलब कि गलत साबित करने के लिए या फिर ना लागू करने के लिए, कि कोर्ट का ऑर्डर हम पे लागू ना हो, एक एक्ट अमेंडमेंट किया गया था 39th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो इसके तहत क्या किया था, अमेंडमेंट डिजाइन टू निगेट द जजमेंट ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट इन्वैलिडेटिंग, है ना, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इलेक्शन टू पार्लियामेंट। अमेंडमेंट प्लेस रिस्ट्रिक्शन और जुडिशियल स्क्रूटनी। तो अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया, जुडिशियल स्क्रूटनी, जो इलेक्शन का जुडिशियल स्क्रूटनी किया गया था उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया, कि प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को, है ना, यदि कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तब उसके इलेक्शन को जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं किया जा सकता है। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति एमपी का इलेक्शन लड़ता है और बाद में प्रधानमंत्री बन जाता है, तब उसका जो इलेक्शन है उसको हम लोग जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं कर सकते। ऐसा इस अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, ठीक है। इस अमेंडमेंट बिल को लाया गया था 7 अगस्त को लोकसभा में। आप देखिए कितना जल्दी जल्दी काम हुआ था। 7 अगस्त को लोकसभा में आया था, उसके बाद 8 अगस्त को राज्यसभा में आया था, ठीक है। उसके बाद फिर 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का इसको असेंट मिला। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट का असेंट मिला, फखरुद्दीन अली अहमद उसमें प्रेसिडेंट थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, 10 अगस्त को जो है इसको गैजेट में नोटिफाई किया गया। 10 अगस्त को गैजेट में नोटिफाई किया। गैजेट जो है सरकार का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है। और 11 अगस्त को जो है इस पिटीशन को चैलेंज किया गया था, ठीक है। इसमें है ना, यहाँ पे दिखाया जाएगा, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया तब इतना प्रोसेस हुआ आनंद फानन में, 7, 8, 9 अगस्त को सारा 3 दिन में एक बिल पास, एक एक्ट बन गया। तो फिर 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जहाँ पे बोला गया कि नहीं ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था, तो एक आर्टिकल ऐड किया गया था 329A, ठीक है। 329A ऐड किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट इस 329A को जो है रद्द कर दिया कि ये ऐसा कोई एक्ट नहीं हो सकता, मतलब कि ये गलत एक्ट है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 39th अमेंडमेंट एक्ट किस लिए लाया गया था और इसके तहत क्या हुआ था। ये वाला केस भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट।
नेक्स्ट है यहाँ पे, और इसको स्ट्रक डाउन क्यों किया गया था कि क्योंकि बोला गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है कौन सा, तो 329 ये जो आर्टिकल है बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर का जो थ्योरी है आया है केशवानंद भारती केस 1973 में। केशवानंद भारती केस काफ़ी एक फेमस केस है 1973 का, उसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर को लाया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं 41st अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या है, तो जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी पहले 60 पे रिटायर होते थे, उनको अब 62 पे रिटायर किया जाएगा। जैसे हम लोग अभी पढ़े थे कि हाईकोर्ट के जज को बढ़ाया गया था 60 से 62, तो उसी तरह से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनको जो है 60 से 62 किया गया था उनका रिटायरिंग एज। 42nd अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पे देखते हैं, काफ़ी अमेंडमेंट बड़ा अमेंडमेंट एक्ट है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। सबसे पहले तो याद रखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। इसको मतलब कि इस समय इमरजेंसी की ड्यूरेशन में लाया गया था। इसमें पूरे संविधान को चेंज किया गया था लगभग, ऐसा देख सकते हैं। अब देखिए कौन कौन सा आर्टिकल चेंज किया गया है, 31, 31C, इतना सारा आर्टिकल को चेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ तक कि 368 जो इसके तहत हम लोग संशोधन करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, उसको भी चेंज किया गया था। इतना सारा आर्टिकल नया ऐड किया गया था। 7th शेड्यूल को अमेंड किया गया था। 7th शेड्यूल को अमेंड मतलब कि 7th शेड्यूल में क्या है, तो लिस्ट बांटा गया है। 7th शेड्यूल में लिस्ट बांटा गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करेंट लिस्ट। तो बहुत सारे जो है स्टेट लिस्ट को जो है कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। स्टेट लिस्ट से कुछ सब्जेक्ट निकाल करके, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सब पहले स्टेट लिस्ट में आता था, अभी कंकरेंट में आता है। रीजन यही है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा कुछ किया गया था। इसमें और क्या ऐड किया गया था, तो पार्ट 4A ऐड किया गया था। पार्ट 4A में क्या है, तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। आर्टिकल 51A ऐड किया गया था इसमें, उसमें फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक है, पार्ट 4A और आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इस तरीके से, और इसमें क्या ऐड किया था, आर्टिकल 39A ऐड किया गया था। आर्टिकल 39A में लिखा गया है फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब कि जो गरीब आदमी है, जो असक्षम आदमी है, उसको सरकार का ड्यूटी बनता है कि उसको कानूनी मतलब मुफ्त में कानूनी सुविधा प्रोवाइड कराए, ऐसा इसमें कहा गया आर्टिकल 39A में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसमें इमरजेंसी के ड्यूरेशन में लाया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया गया था। फंडामेंटल राइट चेंज किया गया, फंडामेंटल ड्यूटी को लाया गया इसमें, बेसिक स्ट्रक्चर, और भी इसमें 3 वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड को ऐड किया गया इसमें। ठीक है, लेकिन बाद में फिर एक केस हुआ था मिनर्वा विल केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आर्टिकल 31C को जो अमेंड किया गया था, है ना, उसको क्वेश कर दिया गया, मतलब उसको बोल दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। तो आर्टिकल 31C और आर्टिकल 368, ठीक है, जो मतलब कि आर्टिकल 368 में जो बदलाव किया गया था, तो उस अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म पहुंचाता है। नेक्स्ट है 43 अमेंडमेंट एक्ट, 43rd अमेंडमेंट एक्ट जिसको बोल सकते हैं हम लोग। 43rd अमेंडमेंट एक्ट इलेक्शन के बाद हुआ था, इमरजेंसी जब खत्म हो गया तो नए प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, तो उनके द्वारा ऐसा किया गया 43rd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd में जो कुछ भी गलत काम किया गया था, है ना, बहुत सारा प्रोविज़न को हटा मतलब कि ऐड किया गया था उसमें, तो उसको जो है कुछ प्रोविज़न को 43rd में और कुछ प्रोविज़न को 44 में रिस्टोर करने का काम किया गया। जैसे जो भी उथल पुथल किया गया था 42nd में, उसमें कुछ प्रोविज़न को 43 में सुधारा गया, कुछ प्रोविज़न को 44 में सुधारा गया मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या क्या किया, तो 43rd अमेंडमेंट, पहले तो जो इमरजेंसी लगाने का पावर था 352 में, उसमें 3 ग्राउंड दिया गया था। क्या क्या, तो वार, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये 3 वर्ड याद रखिएगा, क्या क्या था, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को चेंज करके वहाँ पे आर्म्ड रिवेलियन किया गया। क्या किया गया, आर्म्ड रिवेलियन, ये 43rd अमेंडमेंट एक्ट में किया गया था। ये काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्क बोल सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ आर्टिकल को जो भी अमेंडमेंट किया गया था उसको हटाया गया, मतलब जो इंसर्ट किया गया था उसको हटाया गया। उसके बाद आता 44th अमेंडमेंट एक्ट, एक इसलिए फेमस है, इसके तहत भी वही काम किया गया जो 42nd में जो कुछ भी गड़बड़ किया गया था उसके लिए इसको जो है चेंज किया गया। ठीक है, 42nd में जो भी काम किया गया था उसको 44th में वापस रिस्टोर किया गया, बोल सकते हैं, नॉर्मल लाया गया, नॉर्मेंसी लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके तहत एक मेन काम हुआ था क्या, तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। ठीक है, आर्टिकल 31 के तहत उसको हटा दिया गया। ठीक है, उसको जो है आई थिंक आर्टिकल अभी कंफ्यूज है, 30 या 31 है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर, चेक कर लीजिएगा। तो 30 या 31 के तहत है राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, तो ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था। 1978 गवर्नमेंट थे, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई और प्रेसिडेंट थे यहाँ पे नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद आता है 44th के बाद 45th अमेंडमेंट एक्ट में देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखें कि उधर बढ़ाया गया था 2 बार, 1960 से 70 तक किया गया, 60 और फिर 70 से 80 तक किया गया। SC ST का जो रिजर्वेशन था, है ना, लोकसभा में और स्टेट के असेंबली में,
अब 1980 से मतलब कि फिर से 1980 में जो है पहले किया गया 50 से 60 तक तो ओरिजिनल था ही, 60 से 70 एक बार किया गया, फिर 70 आया तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, अब 80 आया तो फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो ये कहाँ पे किया गया? 45th अमेंडमेंट एक्ट में किया गया। 45वां अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा किया गया कि SC/ST का जो रिजर्वेशन है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो 1990 में इस तरह का काम हुआ, तो 45th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1980 में। उसके बाद देखते हैं हम लोग 49th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया? तो त्रिपुरा को एक ट्राइबल स्टेट के रूप में जाना गया, जैसे AMTM जो हम लोग बोलते हैं, 6 शेड्यूल स्टेट जो होता है, ठीक है। AMTM के नाम से याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM, ठीक इस तरीके से। तो त्रिपुरा को एक ट्राइबल स्टेट बनाया गया, ठीक है। ये कहाँ किया था? 49th अमेंडमेंट एक्ट में। उसके बाद देखते हैं 51st अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या था? तो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया कहाँ? तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोकसभा में, ठीक है। मतलब कि लोकसभा में ये चारों स्टेट से जो है शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। सिमिलरली फॉर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, और मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी। उसके बाद आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट ये भी है। इसको हम लोग एंटी डिफेक्शन के नाम से जानते हैं, इसके तहत एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया था, 10th शेड्यूल। ओरिजिनल 8 शेड्यूल थे, बाद में 12 शेड्यूल हो गए हैं। अभी 9वां ऐड किया गया था पहला अमेंडमेंट एक्ट से, 10वां ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी डिफेक्शन यानी दल बदल कानून। इसके तहत क्या है कि यदि आप किसी दूसरे मतलब कि A पार्टी के टिकट पर इलेक्शन जीते हैं और बाद में जाकर के B पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मतलब B पार्टी में चले जाते हैं, तो आपको जो है सदस्यता चला जाएगा, ठीक है। आपको सदस्यता रद्द किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो स्पीकर के द्वारा और चेयरमैन के द्वारा। लोकसभा में है तो स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा में है तो चेयरमैन के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कुछ कंडीशन क्या था? तो सबसे पहले तो था कि आप चेंज करते हैं पार्टी तो आपको सदस्यता रद्द हो जाएगा, लेकिन एक्सेप्शन था। एक्सेप्शन क्या है? यदि आप स्पीकर बन जाते हैं, है ना, यदि आप मतलब कि A पार्टी के टिकट पे चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद स्पीकर बन जाते हैं, तब आप पार्टी की सदस्यता छोड़ सकते हैं और सदस्यता रद्द नहीं होगा। पार्टी को छोड़ देने पे सदस्यता रद्द नहीं होगा। दूसरा, यदि आप नॉमिनेटेड मेंबर हैं, जैसे लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं, तो नॉमिनेटेड मेंबर है तो आपको 6 महीने का पीरियड दिया जाता है। 6 महीने के अंदर किसी भी पार्टी को आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 महीने के बाद यदि आप पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब आपका सदस्यता चला जाएगा। यदि आप निर्दलीय जीते हैं, ठीक है, तो जीतने के बाद आप किसी भी पार्टी में चले जाते हैं तो आपका सदस्यता रद्द हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब एक्सेप्शन है। उसके बाद फिर और क्या है? यदि 52nd की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये ध्यान दीजिएगा। अभी प्रोविज़न कुछ और है जो हम लोग बोलने जा रहे हैं। इसमें प्रोविज़न था कि 1/3 यदि पार्टी मर्ज हो जाता है, मान लीजिए कि A पार्टी के 30 मेंबर हैं लोकसभा में, ठीक है, कोई A पार्टी है, यहाँ पे हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, तो A पार्टी है, उसका 30 मेंबर लोकसभा में और 10 मेंबर कहीं दूसरे जगह, 10 मेंबर एक साथ B पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब वहाँ पे एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। ये ध्यान दीजिए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ पे 1/3 था, अभी जो है 2/3 का प्रोविज़न हो गया है, ठीक है। ये किया गया 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत, हम लोग आगे भी उसको पढ़ेंगे। तो ये था 52nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको हम लोग दल बदल कानून या फिर एंटी डिफेक्शन के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है 53rd अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या है? तो मिजोरम को एक स्पेशल प्रोविज़न दिया गया, आर्टिकल 371G ऐड किया गया। याद रखिएगा, आर्टिकल 371G ऐड किया गया है 53rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद हम लोग देखते हैं 55th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर को कुछ स्पेशल पावर दिया गया है। उसके बाद इसमें आर्टिकल 371H ऐड किया गया था। उसके बाद 56th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें आर्टिकल 371I ऐड किया गया, गोवा को स्पेशल पावर दिया गया और गोवा को स्टेट बनाया गया, पहली यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, हम वहाँ पे ध्यान दिलाए थे। उसके बाद 57th अमेंडमेंट एक्ट है। इसमें क्या है? तो शेड्यूल ट्राइब प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल ट्राइब इन नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया। किसके तहत? तो 57th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 58th अमेंडमेंट एक्ट में क्या है? तो हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी ट्रांसलेशन किया गया, प्रोविजन टू पब्लिश ऑथेंटिक हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और क्या किया गया? तो जितने भी अमेंडमेंट आएंगे फ्यूचर में उसको भी हिंदी में पब्लिश किया जाएगा, ऐसा बोला गया 58th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। उसके बाद आता है 61st अमेंडमेंट एक्ट। राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, प्रेसिडेंट थे R वेंकटरमन। और इसके तहत क्या किया गया? एजिंग, पहले जो वोटिंग का एज था 21 साल था, उसको घटा करके 18 साल किया गया। तो कब किया गया था? 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसके बाद 62 अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं, 1990 आ गया था तब तक, है ना। तो फिर 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, रिजर्वेशन जो था 10 साल के लिए बढ़ाया गया। कब? 62 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो मतलब 2000 तक अब रिजर्वेशन हो चुका, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 65th अमेंडमेंट एक्ट। उसके तहत क्या है? यहाँ पे देखिए नेशनल कमीशन सेटअप किया गया SC और ST के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, SC और ST के लिए एक ही कमीशन सेटअप किया गया था आर्टिकल 338 के तहत।
आर्टिकल 338 के तहत एससी और एसटी के लिए कमीशन सेटअप किया गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एसटी। ठीक है, पहले स्टेचुटरी बॉडी था, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया। तो ये कब किया गया? 65th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इससे रिलेटेड एक अमेंडमेंट आगे भी आएगा, इसलिए हम यहाँ पे ध्यान दिला रहे हैं कि ध्यान दीजिए कि एससी और एसटी के लिए एक ही बॉडी था। उसके बाद हम लोग देखते हैं 69th अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या गया? तो दिल्ली को जो है, दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली दिया गया। ठीक है, टू प्रोवाइड लेजिस्लेटिव असेंबली टू नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली को जो है लेजिस्लेटिव असेंबली कब दिया गया, मतलब कि विधानसभा दिल्ली में कब से है? तो 69th अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, 1990 से है। ठीक है, उसके बाद 17वां अमेंडमेंट मतलब 70th अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं। इसके तहत क्या किया? तो दिल्ली और पुडुचेरी को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल किया गया। जैसे अभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट करते हैं? तो लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के मेंबर, 28 स्टेट के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, लोकसभा के भी इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, 28 जो स्टेट है वहाँ के इलेक्टेड मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के सिर्फ, काउंसिल के नहीं, और दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, तो पहले ये दोनों नहीं थे। पहले दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राष्ट्रपति को वोट नहीं करते थे, क्योंकि दिल्ली में तो असेंबली था ही नहीं, पुडुचेरी में था, दिल्ली में तो असेंबली था ही नहीं। तो 70th अमेंडमेंट एक्ट के तहत दिल्ली और पुडुचेरी को ऐड किया गया इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब राष्ट्रपति के इलेक्शन में। अभी जो देखिए, अभी जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 जगह हम लोग में अभी विधानसभा है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के मेंबर को अभी ये पावर नहीं दिया गया है। हो सकता है कि इन फ्यूचर कोई अमेंडमेंट एक्ट ला करके राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोटिंग का पावर दिया जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखें 70th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या है? तो हम लोग जब 21st पढ़ रहे थे तो हम बताए थे 21st, 71 और 92। 21st में सिंधी को ऐड किया गया था। जो पहले 14 लैंग्वेज थे, तो एक लैंग्वेज ऐड किया यहाँ, तो 15 लैंग्वेज हो गया। अब यहाँ पे फिर 3 लैंग्वेज को ऐड किया, 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 लैंग्वेज को ऐड किया गया यहाँ पे। तो सिंधी को ऐड किया गया था 21st अमेंडमेंट एक्ट। 71st अमेंडमेंट एक्ट में 3 लैंग्वेज और ऐड किया गया, तो हो गया 14, 1, 15, 3, 18। और 92nd अमेंडमेंट एक्ट में 4 लैंग्वेज ऐड किया गया, तो हो गया 22। तभी टोटल 8 शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज की संख्या 22 है, जो कब कब ऐड किया गया? तो 21, 71 और 92 के तहत। ठीक है, तो 71 में 3 लैंग्वेज कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। ठीक है, 73rd और 74th काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें पार्ट 9 और 9A को ऐड किया गया था। 73 में पार्ट 9 और 9A ऐड किया गया था 74th में। ठीक है, इसके तहत क्या है? तो पंचायती राज को जो है 3 लेवल का बनाया गया था। 3 लेवल का पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप दिया गया था। ठीक है, 1992 में किया गया था। राष्ट्रपति थे PV नरसिम्हा राव और शंकर दयाल शर्मा, प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव और शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो 73 और 74th अमेंडमेंट का क्या था? 73 में था पंचायत, 74 में था म्यूनिसिपैलिटी। 3 लेवल का होगा दोनों, ऐसा बोला गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप दिया गया था। उसके बाद 77th अमेंडमेंट एक्ट। तो SC ST के जो एम्प्लॉई हैं उनको रिजर्वेशन प्रमोशन में देने के लिए 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 1995 में, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए। ठीक है, 79th अमेंडमेंट एक्ट में क्या है? तो SC जो बताया था वहाँ पे कि 2000 तक बढ़ा दिया गया। अब 2000 में आया तो 2010 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो 79th अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10 साल के लिए और रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया। इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो अंतिम बार कब बढ़ाया गया? तो 79th में। ठीक है, फिर उसके बाद बढ़ाया जाएगा, 10 जब आएगा तब बढ़ाया जाएगा, और फिर 2020 में अभी बढ़ाया गया। ठीक है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। उसके बाद आता है 83rd अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या है? तो एक्सेप्ट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम रिजर्वे, तो अरुणाचल प्रदेश को जो है एक एग्जेम्पशन देता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देने से। पंचायती राज में शेड्यूल कास्ट को, याद रखिएगा, हर जगह नहीं, पंचायती राज में SC पॉपुलेशन को, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन को रिजर्वेशन देने से एग्जेम्प्ट करता है। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। 83rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा किया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 84th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या है? तो जैसे हम लोग वहाँ पे पढ़े थे ना कि 1971 का सेंसस यूज़ किया जाएगा 25 साल के लिए, है ना। 73 में एक एक्ट लाया गया था। कौन सा एक्ट था? यदि याद हो तो बताइए। अभी हम लोग पढ़े थे 10 मिनट पहले, 25 साल के लिए। तो यहाँ पे किया गया 84th अमेंडमेंट एक्ट में कि जो ये 25 साल वाला प्रोविज़न था, यानी कि 98 हो गया था, तब हुआ कि अब लोकसभा का जो है फिर से विस्तार किया जाएगा, फिर से एक्सपेंशन किया जाएगा। लेकिन क्या किया गया उस समय? फिर से 25 साल जोड़ दिएगा कि अभी से 25 साल तक यही सिस्टम रहेगा। मतलब जैसे लोकसभा चल रहा है उसी डाटा पे चलेगा। मतलब 71 का जो सेंसस है, मतलब एक बार फिर से डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप नहीं किया गया। 71 में जो बोल दिया गया था कि अब डिलिमिटेशन जो है 98 के बाद सेटअप होगा, मतलब 2001 में सेटअप होगा। तो 2001 का सेंसस जब हो गया, 2002 का बात यहाँ पे चल रहा है, तो
बोला गया कि नहीं 71 का सेंसस ही हम लोग यूज करेंगे। तो क्वेश्चन इस पे ऐसे आता है कि लोकसभा में अभी जो अरेंजमेंट है, लोकसभा में जो व्यवस्था किया गया है, कौन से सेंसस के आधार पे है? तो याद रखिएगा 71 के सेंसस के आधार पे, और ये लोकसभा का बात किया जा रहा है, राज्य का विधानसभा का नहीं है, ठीक है, उसके लिए आगे अलग आएगा। तो अभी लोकसभा में जो सीट है 71 के सेंसस के डाटा के आधार पर बांटा गया। ये कब तक के लिए कह दिया गया? तो 2026 तक के लिए, मतलब 2026 तक जो है इसी डाटा पे चलेगा। 2026 के बाद इलेक्शन जब भी होगा, 2026 के बाद जब सेंसस होगा, तो 2026 के बाद सेंसस कब होगा? 31 में होगा, ठीक है। तो 31 में जब सेंसस होगा तो डिलिमिटेशन सेटअप होगा। डिलिमिटेशन जब सेटअप होगा तो फिर नया बाउंड्री डिमार्केट किया जाएगा, ठीक है, मतलब कि लोकसभा का विस्तार किया जाएगा। उसके बाद जो 34 में इलेक्शन होगा वो नया वाले सिस्टम से होगा, ठीक है। तो मतलब कि 2029 तक का इलेक्शन 71 के सेंसस पे ही होना है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो 84th अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा बोला गया कि 25 साल के लिए और इसको बढ़ा देते हैं। उसके बाद हम लोग देते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या है? तो ये काफ़ी RTE एक वर्ड आता है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। इसके तहत RTE दिया गया, राइट टू एजुकेशन दिया गया। आर्टिकल 21A ऐड किया गया था, आर्टिकल 21A ऐड किया गया था RTE में, ठीक है। और इसके तहत 51A में अभी जो है फंडामेंटल राइट जो है हमारे पास है अभी 10 हैं, ठीक है, पहले 9 थे। सॉरी, फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी। अभी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटी 11 है, पहले 10 थे। तो जो 11वां ऐड किया गया था वो 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया था। तो इसके तहत क्या क्या ऐड किया गया? आर्टिकल 21A ऐड किया गया, 51A में 11th नंबर का ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटी। इसके तहत क्या था? तो 6 से 14 साल तक के हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन देना है, 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा बोला गया, ठीक है। नेक्स्ट है, देखते हैं 87th अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत क्या है? तो 2001 का सेंसस को, अभी हम लोग क्या पढ़े थे कि लोकसभा में 71 के सेंसस के आधार पे है। 86th अमेंडमेंट वो कहाँ था? 84th अमेंडमेंट एक्ट में। 87th अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा बोला गया कि राज्य का जो विधानसभा है, राज्य का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, उसको हम लोग 2001 के सेंसस के आधार पे हम लोग करेंगे, ठीक है। वहाँ का जो डिमार्केशन है 1 के सेंसस के आधार पे कर लेंगे। तो ये बोला गया 87th अमेंडमेंट एक्ट में। अब देखते हैं 89th अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या है? तो हम लोग जो ऊपर पढ़े थे अभी कि SC और ST के लिए नेशनल कमीशन सेटअप किया गया था, SC और ST के लिए एक ही साथ सेटअप किया गया था, दोनों के एक में, आर्टिकल 338 के तहत, आर्टिकल 338 के तहत। अब क्या किया गया? SC के लिए अलग और ST के लिए अलग, 338 हो गया SC का और 338A हो गया ST का, ठीक है। तो ST के लिए हो गया 338A और 338 हो गया SC के लिए। 89th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा प्रोविजन किया गया था, शेड्यूल कास्ट के लिए अलग और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग कमीशन सेटअप किया गया, ठीक है। उसके बाद 91st अमेंडमेंट एक्ट देखते हैं। इसमें तहत क्या था? तो हम बोले थे 52nd अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा रहे थे, एंटी डिफेक्शन बताए थे, दल बदल कानून, उसमें बोले थे कि 91st भी इसी से रिलेटेड। वहाँ पे क्या बोले थे कि 1/3 यदि पार्टी जो है मर्ज करता है तब एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। तो इसको अब बढ़ा करके 1/3 के जगह पर 2/3 किया गया, ठीक है। मतलब कि यदि 30 मेंबर की लोकसभा में किसी पार्टी के इलेक्टेड मेंबर लोकसभा में 30 मेंबर हैं, तो पहले क्या था कि 10 आदमी पार्टी छोड़ देता है तो एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होता है, लेकिन अब इसको हटा करके 20 कर दिया गया, मतलब 2/3 कर दिया गया, 20 नंबर नहीं, जितने उसके इलेक्टेड मेंबर हैं उसके 2/3 कर दिया गया, ठीक है। तो 2/3 किया गया कब? 91st अमेंडमेंट एक्ट के तहत। इसके तहत एक सिस्टम और लाया गया, इसके तहत एक सिस्टम और लाया गया कि जो मंत्री होंगे वो 15% ऑफ टोटल नंबर होंगे, मतलब कि राज्य का जितना स्ट्रेंथ है या फिर लोकसभा का जितना स्ट्रेंथ है, जैसे अभी 543 स्ट्रेंथ है ना, अभी 543 है, तो इसका 15% लगभग 91 आता है। तो मैक्सिमम मिनिस्टर 91 या 92 के आसपास होंगे, ठीक है, मतलब जो भी 15% होगा उससे कम होंगे। मान लीजिए 240 मेंबर का कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पर 36 मैक्सिमम मिनिस्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मिनिस्टर का नंबर पर कोई कैप नहीं था, जितना मन उतना मंत्री होते थे, लेकिन अब उस सिस्टम को हटा दिया गया है, ठीक है। 15% मिनिस्टर होते हैं। एक कब से लाया गया? 91st अमेंडमेंट एक्ट में। एक और अभी हम प्रोविजन पढ़े थे 21, 71 और 92। इसके तहत सिंधी को ऐड किया गया था, एक लैंग्वेज, इसके तहत 3 लैंग्वेज ऐड किया गया। तो पहले ओरिजिनल 14 थे, 8 शेड्यूल में 14 थे, एक ऐड किया 15, 3 18। तो इसके तहत 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया, ठीक है। 4 लैंग्वेज कौन कौन था? तो बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, 4 लैंग्वेज को ऐड किया गया 92nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उसको 93 अमेंडमेंट को देखते हैं। इसके तहत क्या था? तो मंडल कमीशन सेटअप किया गया था, उसका प्रोविजन को लागू कराने के लिए 93rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और OBC को 27% रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो 93 जो 93rd जो अमेंडमेंट एक्ट है इसलिए मतलब कि क्या है इसमें? तो 27% रिजर्वेशन टू OBC इनडायरेक्टली बोल सकते हैं मंडल कमीशन को लागू किया गया यहाँ पे। 96th अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया गया? तो इसमें कोई लैंग्वेज ऐड नहीं किया गया,
ओडिया पहले लिखा जाता था ODIA, ठीक है। तो उसको बोला गया कि उसको जो है ORIA बनाया जाए, ठीक है। मतलब कि ये दोनों यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों एक ही वर्ड है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, सब्स्टिट्यूटेड ओडिया फॉर ओरिया, ठीक है। तो ओडिया जो लैंग्वेज है उड़ीसा का, उसके नाम को यहाँ पे चेंज किया गया, उसके स्पेलिंग को बस चेंज किया गया है। ये था 96th अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हमारी है 99th अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत NJAC बनाया गया था। NJAC क्या था? द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। अभी जो जुडिशियरी में अपॉइंटमेंट होता है कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है। कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, तो एक चीफ जस्टिस प्लस 4 जज, 5 जज मिल के तय करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, तो कौन जज अपॉइंट किया जाएगा। तो ये प्रोसेस काफ़ी ओपेक है ना, यहाँ पे कैसे डिसीजन लिया जाता है किसी को पता नहीं है। ये 5 जज के बात को मानना पड़ता है। 5 जज राष्ट्रपति को भेजते हैं कि फलना आदमी को हाईकोर्ट का जज बना दीजिए, ठीक है। और राष्ट्रपति मान लीजिए कि बोलते हैं कि नहीं, तुम एक बार, आप लोग एक बार फिर से विचार कीजिए। यदि उसी नाम को दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति को साइन करना पड़ता है, दोबारा राष्ट्रपति रिटर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से कॉलेजियम बाइंडिंग हो गया है ना। तो इसको मतलब कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए एक बनाया गया था NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। तो ये क्या था, तो इसमें जो रेटिफिकेशन चाहिए था आधा से ज़्यादा स्टेट का। क्यों? क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को चेंज करता था। हाईकोर्ट में भी जज को अपॉइंट किया जाता है ना। तो 29 में से 16 स्टेट इसको रेटिफाई कर दिए थे। लेकिन 99th अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोल दिया कि नहीं, ये गलत है ना, ये लागू नहीं हो सकता। तो अभी 99th अमेंडमेंट एक्ट नल एंड वॉइड है, इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था 2015 में। आई थिंक नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का पहला अमेंडमेंट था। उसके बाद आता है 100th अमेंडमेंट एक्ट। 100th अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या है, 100वां अमेंडमेंट एक्ट क्या है, तो इनक्लेव था। इनक्लेव क्या होता है, तो जैसे देखिए, जैसे पहले जो राजा महाराजा होते थे, इनक्लेव का फॉर्मेशन कैसे हुआ हम बताते हैं। तो पहले मान लीजिए कि जुआ खेल रहा है 2 राजा, ठीक है। ये गांव A है, ये दूसरा स्टेट है, ये दूसरा स्टेट है, A और B, ये दोनों का राजा जो है जुआ खेल रहा है। यदि जुआ में बोल दिया कि ठीक है, हम यदि हार गए तो तुम मेरे पूरा राज में से एक गांव को ले लेना, है ना। एक गांव मतलब जुआ में हार गया, तो मान लीजिए कि A हार गया तो B का हो गया, है ना। तो A में जो है ये स्टेट किसका था, B का था, सॉरी, A स्टेट B का है। यदि A जो है हार गया जुआ में, तो A जो है अपना कुछ हिस्सा B को दे दिया, ठीक है। अब तो ये B का हो गया। मान लीजिए कि नेक्स्ट बार B बोला कि ठीक है, अगर हम हार जाएंगे तो तुम इसमें से एक छोटा सा हिस्सा ले लेना। पहले तो A का था ही, लेकिन अभी तो ये B का है क्योंकि हार चुका है, ठीक है। तो इसमें से छोटा सा एक हिस्सा ले लिया A। उसी तरीके से क्या होता था कि ऐसा बहुत सारा बनते जाता था कि बाहर का एरिया A का है, उसके अंदर B, फिर उसके अंदर एरिया A का है, फिर उसके अंदर एरिया B का है, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम लोग इनक्लेव बोलते थे। तो बहुत सारा इनक्लेव को ऐसे बन गया, जैसे मान लीजिए चारों तरफ इंडिया का है, उसके तहत एक छोटा सा गांव है वो बांग्लादेश का हो गया, उस गांव में एक छोटा सा मोहल्ला वो फिर इंडिया का हो गया। तो काफ़ी लोग वहाँ पे सिटीजनशिप का इशू हो जाता था, सोशल सर्विस का इशू हो जाता था कि इंडिया का कोई योजना यहाँ तक कैसे पहुँचे, है ना, क्योंकि इसके चारों तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश के चारों तरफ फिर से इंडिया है। तो ये सब को जो मतलब कि ये जो डिसीजन लिया गया कि जो एक तरह से एक बाउंड्री बनाया जाए ताकि ऐसा कोई नहीं हो, है ना। और कुछ गाँव को आदान प्रदान किया गया, कुछ इधर से लिया गया, कुछ इधर से दिया गया, इस तरीके से। तो बाउंड्री डिस्प्यूट जो था बांग्लादेश के साथ, उसको सुलझाया गया था 100th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। तो 100वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐसा किया गया था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के नाम से इसको जानते हैं। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। 101वां अमेंडमेंट एक्ट क्या था, 101st। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये GST से रिलेटेड है। GST जो हमारे यहाँ आया था 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। तो GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। उसके बाद 102nd अमेंडमेंट एक्ट है, ये नेशनल कमीशन सेटअप करता है बैकवर्ड क्लास के लिए। पहले से स्टैट्यूटरी था, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। जैसे पहले SC और ST वाला स्टैट्यूटरी था, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया। उसी तरह से बैकवर्ड क्लास वाला पहले स्टैट्यूटरी था, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया है अमेंडमेंट 102nd के तहत, ठीक है। उसके बाद 103rd अमेंडमेंट एक्ट आता है। इसके तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया जनरल क्लास को। जनरल क्लास के जो सिटीजन है, EWS जो कोटा आया है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनका इनकम जो है साल में एक लिमिट से कम है ना, यहाँ पे बताया गया, EWS का डिफिनीशन दिया गया है। तो उनको मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन दिया गया। तो 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत लाया गया जनवरी 2019 में। एंड सबसे लेटेस्ट 2020 में ऐसा किया गया, SC ST का जो रिजर्वेशन 2020 तक था, अब उसको 10 साल और बढ़ा दिया गया, तो मतलब 2030 तक कर दिया गया। एक कब किया गया, 104th के अमेंडमेंट के तहत। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम सिर्फ SC ST बोले हैं, एंग्लो इंडियन का बात नहीं किए हैं। अभी तक जो भी हो रहा था उसमें SC ST और एंग्लो इंडियन तीनों होते थे। तो इसमें एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन उसको ख़त्म कर दिया गया, मतलब अब 2 आदमी अपॉइंट नहीं होंगे। 543 मेंबर प्लस 2 जो होता था नॉमिनेशन, जो लोकसभा में 2 आदमी का नॉमिनेशन होता था, ये नॉमिनेशन अब नहीं होगा, ठीक है, 104th अमेंडमेंट एक्ट के बाद।
ठीक है। तो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन अब जो है लोकसभा में नहीं होगा, ठीक है। तो ये था शुरू से लेकर जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।